नमस्कार दोस्तों। आज का हम लोग का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूगोल ऑप्शनल पेपर में जियोमॉर्फोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें हम उन चीजों के बारे में जानेंगे जिनको हम लोग आंखों से देख नहीं सकते। विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों और परिमाणों के आधार पर इसको हम लोग निकाल सकते हैं और बता सकते हैं पृथ्वी के अंदर है क्या। तो आप क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आप क्या समझते हैं। सीधा सवाल आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आप क्या समझते हैं, विस्तृत वर्णन करें। एक सवाल यह हो सकता है। दूसरा सवाल हो सकता है कि पृथ्वी को विभिन्न संकेंद्रीय वलय पेटियों में बांटे। दूसरा सवाल से पूछेगा कि पृथ्वी को विभिन्न संकेंद्रीय वलय पेटियों में बांटे और इसका विस्तृत वर्णन करें। और तीसरा सवाल पूछ सकता है कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को स्पष्ट करें। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए आपको पूरा अध्ययन की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आज के इस क्लास से आपके सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। आते हैं हम लोग, अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इन सब फिगरों की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम जाने कि इसमें शुरुआत हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा यूपीएससी के मेंस में, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तो हेडिंग दिया ही हुआ है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों को तीन प्रमुख वर्गों में किया जा सकता है। डायरेक्ट यहीं से लिखें, कोई लाव लतीफ नहीं, क्योंकि आपसे सवाल सीधे पूछ रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी दें। जब आपको मेंस लिखना होगा तो आप यहां से लिखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग समझते हैं, पृथ्वी के अंदर हम लोग ऊपर सरफेस पर खड़े हुए हैं और पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर क्या क्या है ये हम और आप देख नहीं सकते। इसे हम लोग विभिन्न मशीनों से और दूसरे साक्ष्यों से पता लगा सकते हैं। तो पहले इनके जो स्रोत हैं इनको हम लोग तीन प्रमुख वर्गों में बांटे हुए हैं। पहला स्रोत है अप्राकृतिक स्रोत, जो प्राकृतिक नहीं, हम लोगों ने बनाया है उसको। जैसे घनत्व, हम लोग घनत्व नापना शुरू करते हैं, दबाव और तापमान। पृथ्वी के विशेष गहराई पर जाने पर घनत्व कैसे परिवर्तित होता है, दाब में क्या परिवर्तित होता है और तापमान में क्या चेंजिंग होता है, तो इस आधार पर भी हम लोग पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी जुटाने का काम करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे चले करेंगे। फिर है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का साक्ष्य। दूसरा साक्ष्य आप लोग लिखेंगे उत्तर लिखते समय कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों का साक्ष्य। तो आपको पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति में दो सिद्धांत दिए गए हैं, एक मोनो स्टार थ्योरी, एक ड्यूअल स्टार थ्योरी, एकल तारा सिद्धांत और द्वैत तारा सिद्धांत। दोनों ही तारा सिद्धांतों में माना गया है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो उसमें पृथ्वी गर्म और तप्त थी, मतलब कि संपूर्ण पृथ्वी एक आग का गोला के रूप में था। तो उससे भी हम लोग पृथ्वी के अंदर के बारे में पता लगा सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन आप इसको लिखे ऐसे। और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी और भूकंप, क्योंकि नेचर में अक्सर हम लोग ज्वालामुखी और भूकंप से रूबरू होते रहते हैं। जब ज्वालामुखी होता है तो पृथ्वी के अंतरतम के कई ऐसे पदार्थ हैं जो बाहर निकलते हैं, तो जिससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ क्या है, हम लोग मालूम कर सकते हैं। और दूसरा है भूकंप। भूकंप में जो भूकंपीय लहरें होती हैं PS और L, इनकी चाल और तीव्रता के आधार पर हम लोग पृथ्वी के अंतरतम के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप कॉपी लिखना शुरू कीजिएगा तब यही लिखना शुरू कीजिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों को तीन प्रमुख वर्गों में किया जा सकता है। अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें घनत्व, दबाव और तापमान हो गया। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य
और प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी और भूकंप। अब हम लोग इसकी बारी बारी से व्याख्या करेंगे। अब देखिए, अप्राकृतिक साधन जो है पृथ्वी की अंतरतम या पृथ्वी के आंतरिक भागों में जानने के लिए जो हमारा अप्राकृतिक संसाधन है जिसको मानव ने बनाया है, इसमें सबसे पहले घनत्व है। इसमें माना गया कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 GCM³ है, यह माना गया है। तो इससे मालूम पड़ता है कि इतना डेंसिटी अगर एवरेज डेंसिटी मान लिया गया तो पृथ्वी एक सॉलिड अवस्था में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के हर एक जगहों पर घनत्व एक समान नहीं है, ये एवरेज माना गया है। अब देखिए, पूर्ण का जो घनत्व है 11 से 13 GCM³ माना जाता है, लेकिन आपको अगर प्रीलिम्स में सवाल दे दे तो आप 11 GCM ही मानिएगा। और इस प्रकार घनत्व जो है एक एवरेज घनत्व दिखा रहा है 5.5 और फिर दिखा रहे हैं पूर्ण घनत्व 11 से 13। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवस्थाएं पदार्थ की हैं। पृथ्वी के गहराई में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते दबाव के अनुसार या घनत्व के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग पदार्थ अपनी अवस्थाएं में होती हैं। कहां किस अवस्था में है इसको हम लोग आगे साबित करेंगे। दबाव, नीचे जाने पर दबाव लगातार बढ़ते जाते हैं। बात सही है कि ज्यों ज्यों हम लोग पृथ्वी के ऊपरी सतह से कोर तक जाएंगे तो हमारे ऊपर भार बढ़ता जाएगा, अर्थात दबाव बढ़ता जाएगा और कोर पर अधिकतम दबाव होगा। ये सत्य है। तो जहां दबाव सर्वाधिक होगा और जहां दबाव कम होगा तो वहां भी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाएगा, जिसको भी हम लोग आगे सिद्ध करेंगे, लेकिन आप लोग इसको ऐसे ही लिखे अनुसार। अब टेम्परेचर, तापमान, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सी तापमान बढ़ जाता है। सामान्यतः हमारे जियोमॉर्फोलॉजी में या ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह से जब हम लोग प्रति 32 मीटर नीचे जाएंगे तो हमारा तापमान कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सी। और इसी तरह पर माना गया कि 100 मीटर की गहराई पर तापमान 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये क्या संपूर्ण पृथ्वी में एक समान तापमान बढ़ता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। ज्यों ज्यों हम गहराई पर जाएंगे तो इसी दर से अगर तापमान बढ़ता रहा तो पृथ्वी पिघल जाएगी। तो इसकी हम लोग आगे व्याख्या देखते हैं। देखिए, 8 किलोमीटर की अधिक गहराई पर, 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर तापमान के बढ़ने का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर हम लोग सिर्फ ताप के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश करें तो हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि 8 किलोमीटर गहराई के बाद हम लोग सही अनुमान नहीं लगा सकते। फिर आप आगे लिखिए, उसमें यूएसए के अनुसार 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री सी रहता है। लेकिन जो क्षेत्र टेक्टोनिक रूप से शांत है, माने वहां पे प्लेट विवर्तन की क्रियाएं नहीं हो रही हैं, वहां 40 किलोमीटर गहराई पर तापमान 500 डिग्री ही रहता है। तो मतलब यह स्पष्ट हो चुका है कि पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर और अलग अलग परिस्थितियों में तापमान में अंतर आ जाएगा, और जब तापमान में अंतर आएगा तो पृथ्वी के अंदर पदार्थों की अवस्थाएं बदल जाएंगी। यदि गहराई के साथ जो सामान्य गहराई है कि हम लोग 32 मीटर गहराई पर नीचे जाते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए, यदि गहराई के साथ तापमान की सामान्य वृद्धि, मतलब कि 32 मीटर पर 1 डिग्री सी अगर बढ़े, यह सामान्य है, तो वृद्धि को माना जाए तो 2900 किलोमीटर गहराई पर तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 25,000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा 2900 किलोमीटर की गहराई पर। अब समझिए कि जहां पर मेंटल की अवस्था है उस 2900 पर, वहां पर तापमान अगर 25,000 डिग्री सी हो जाए तो पृथ्वी का एक बड़ा भाग पिघल जाएगा। तो तापमान होना चाहिए, परंतु ऐसा वास्तविकता में नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पृथ्वी का बड़ा भाग पिघल जाएगा। तो यह स्पष्ट मान लीजिए कि 1 डिग्री सी जो तापमान बढ़ता है 32 मीटर जाने पर, वो कुछ ही गहराई तक होता है। उसके बाद तापमान वैसे अगर बढ़ेगा तो पृथ्वी पिघल जाएगी और पृथ्वी अपने वर्तमान स्थिति में नहीं रहेगी। आगे आते हैं हम लोग।
अब देखिए, दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फीयर मानो ऊपरी भाग है। दुर्बलता क्या होता है? पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, ये कमजोर भाग है। इसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। यानी यह 100 किलोमीटर गहराई तक तापमान 1100 से 1200 डिग्री सी है। माने पृथ्वी के ऊपरी भाग में हम लोग जाएंगे तो 100 किलोमीटर गहराई में तापमान कितना है? 1100 से 1200 है। तो अगर इतना भी तापमान है दुर्बलता मंडल में, तो नीचे की चट्टानें संपूर्ण रूप से सॉलिड नहीं रह पाएंगी, कुछ उसमें लचीलापन आ जाएगा और वो दुर्बल हो जाएगी। फिर दूसरा कह रहा है कि 400 किलोमीटर गहराई पर तापमान 15 डिग्री से हो जाएगा और 700 km की गहराई पर तापमान 1900 डिग्री से को माना गया है। माने अगर आपसे कोई पूछेगा कि 700 किलोमीटर की गहराई पर तापमान कितनी होती है, तो यह 1900 डिग्री सी होती है, तो इसको माना गया है। अब हम लोग आते हैं मैंटिल में, जो हम लोग ऊपर बात किए थे, 2900 किलोमीटर गहराई पर तापमान 3700 डिग्री सी तापमान का अनुमान है। लेकिन अगर सामान्य तापमान वृद्धि हो रही थी तो इसी 2900 की गहराई पर हमारा तापमान हो जा रहा था 25,000 डिग्री सी। तो 25,000 डिग्री सी तापमान नहीं है, 2900 की गहराई पर तापमान को माना गया है 3700 डिग्री सी। इस अवस्था में जो चट्टानें होती हैं न तो ठोस रह पाती हैं और न ही द्रव हो पाती हैं, मोल्टन की अवस्था में रहती है। जैसे आप रबड़ का सोल देखे होंगे, आप जो शूज पहनते होंगे तो आपके शूज का जो सोल मुलायम होता है, प्लास्टिक की अवस्था में होता है। तो 2900 की गहराई पर जब तापमान 3700 डिग्री सी हो जाएगा तो चट्टान न तो पिघल पाएगा और न ही सॉलिड रह पाएगा, तो वह एक मोल्टन की अवस्था में आ जाएगा, जिसे लोग प्लास्टिक की अवस्था कहते हैं। बाह्य कोर, और पृथ्वी का जो बाह्य कोर है वो 5100 किलोमीटर की गहराई पर है। यहाँ का तापमान माना गया है 4300 डिग्री सी माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए, पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वो 6371 के आसपास में है, माने 5100 के बाद में है। तो टोटल देखा जाए तो आउटर कोर और इनर कोर दोनों में ही तापमान कितना हो जाएगा? 4300 डिग्री सी। मतलब कि हम लोग जो सामान्य ताप की वृद्धि पा रहे थे तो 2900 पर ही हो जा रहा था 25,000 डिग्री सी, लेकिन नीचे 6371 किलोमीटर हम पहुंच रहे हैं तो तापमान 4300 डिग्री सी है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के सभी भागों में तापमान में सामान्य वृद्धि नहीं होती, अलग अलग जगहों पर तापमान पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की अवस्थाएं की, आंतरिक अवस्थाओं की। तो उससे पहले थोड़ा सा हम जान लें कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या कहता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों से हम पृथ्वी के अंतरतम के बारे में कैसे जानेंगे, इसको भी सोचिए, समझिए। इसको आप लिखिए अपने उत्तर में, क्रमशः लिखिए। देखिए, हम लोग मानते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो एक गर्म और तप्त नेबुला से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। या हम लोग अगर आटो स्मिथ की धुरी परिकल्पना मान लें तो भी अलग अलग तत्वों के अलग अलग प्लांटेसिमल के आत्मसात होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। इसको समझा जाए उदाहरणों से। जैसे मान लीजिए सबसे पहला कहा गया था एकल सिद्धांत में, एकल तारा सिद्धांत पृथ्वी पर संबंधित सिद्धांत है। इस सिद्धांत में माना गया था कि सूर्य अपने जगह पर था, सन, और इसके मार्ग में एक बड़ा अवतार आ रहा था। जब अवतार सूर्य के करीब आया तो सूर्य से एक गर्म और तप्त नेबुला निकल गया। यह अवतार आगे बढ़ गया और यह नेबुला क्या करने लगा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। यही जब चक्कर लगाने लगा तो इसमें 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इसमें शुरुआत पृथ्वी कैसे थी? गर्म और तप्त। समझाने का मतलब यह है कि पृथ्वी जब गर्म और तप्त नेबुला से बनी है तो संपूर्ण पृथ्वी क्या होगी? गर्म होगी। लेकिन जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ तो पृथ्वी का ऊपरी भाग तो ठंडा हो गया और नीचे भाग अभी गर्म ही था। ये भाग हो गया ठंडा। तो मतलब कि यहां पर अभी गर्मी होगी, चट्टानें पिघली अवस्था में होगी। किस अवस्था में हो गया होगा? ठोस। तो इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि ऊपरी भाग ठोस हो गया और नीचे का भाग तरल हो गया। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत से एकल तारा से भी हम लोग यही बात कह सकते हैं कि पृथ्वी जब क्रमिक रूप से ठंडा हुई तो उसका ऊपरी भाग ठोस हो गया और निचला भाग पिघला हुआ तरल अवस्था में है। लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर एकल तारा सिद्धांत के बाद भी
हम लोग आटो इसमिड की धूली परिकल्पना भी मान लें, धूली परिकल्पना को भी माने, जो वर्तमान में अधिक सत्य के करीब है। इसमें ही माना गया है कि सूर्य के पास एक छोटा तारा जो मौजूद था, इसके ऊपर एक बड़ा तारा के टक्कर हो गई दोनों में, तो इसके पास जो जब सन के पास पूरे प्लांटेसिमल फैल गए, मतलब कि छोटे तारे के टुकड़े वाला भाग फैल गए और बड़ा तारा अपनी गति में आगे बढ़ गया, तो यही इसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू हुआ। मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर जो प्लांटेसिमल है, सूर्य के चारों ओर प्लांटेसिमल फैल गए। इसमें जो बड़ा कण था वो छोटे छोटे कणों को आत्मसात करके बड़ा एक ग्रह बन गया। इसके चारों ओर जिससे उपग्रह बने या कुछ उपग्रह नहीं भी बना। तो इसमें भी जब आत्मसात हो रहे थे कण, इस कणों में आके टक्कर मार रहे थे, तो यह पूरा भाग गर्म और तप्त हो गया, गर्म और तप्त हो गया। जब गर्म और तप्त हो गया तो पुनः पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा हुआ, तो यह हो गया ठोस और नीचे का भाग हो गया द्रव। तो दोनों ही सिद्धांतों में, वो एकल अवतार थ्योरी हो या ड्यूल अवतार थ्योरी हो या आटो इसमें धुरी परिकल्पना हो, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साक्ष्यों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग ठोस है और अंदरूनी भाग क्या है, तरल अवस्था में। लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं कि इसके बाद प्राकृतिक साधनों में। तो प्राकृतिक साधनें दो हैं, एक है ज्वालामुखी और एक है भूकंप। ज्वालामुखी की घटनाएं आपसे छिपी हुई नहीं है। अक्सर जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तो पृथ्वी के गहराई से, अंतरतम से बहुत तरह के पदार्थ निकलते हैं। जैसे गर्म और तप्त मैग्मा का निकलना यह साबित करता है कि पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ हैं। कभी कभी तो गर्म और तरल कीचड़ बाहर निकलते हैं और कभी कभी जमे हुए मैग्मा, मतलब कि प्लास्टिक की अवस्था में मैग्मा बाहर निकलता है। तो इससे साबित हो जाता है ज्वालामुखी क्रिया से, अगर हम लोग ज्वालामुखी क्रिया को देखेंगे तो इस ज्वालामुखी के होल से, मतलब कि इसके क्रेटर से गर्म और तप्त लावा नीचे गिरता है, जो प्लास्टिक अवस्था में होता है, मोल्टेन अवस्था में होता है। इससे ऊपर आग की लपटें निकलती रहती है, गर्म गीजर जल का फुहारा बाहर निकलते रहता है, धूल डस्ट भी नीचे जमा होते रहते हैं। तो मतलब कि इससे साफ होता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर कहीं पर तरल भाग है, ठोस भाग है और कहीं पर मोल्टेन भाग भी है, मतलब प्लास्टिक अवस्था में है। तो ज्वालामुखी के मुख से निकले हुए पदार्थ में बता सकते हैं, जैसे आप अगर कहीं बुमेटिंग कर देते हो तो आपके मुंह से सब्जी भी निकलेगा, चावल भी निकलेगा, दाल भी निकलेगा, तो चल जाएगा पता कि अपने क्या क्या आपके अंदर है। ठीक यही मान के चलिए कि वोल्केनो एक बुमेटिंग काम करता है। तो जब बुमेटिंग करेगा तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या है वो बात सामने आ जाएगी। तो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी से पता चलता है कि ठोस भी है, मोल्टेन अवस्था में प्लास्टिक में चढ़ाने हैं और द्रव भी हैं। लेकिन कहां पर क्या है यह ज्वालामुखी पता लगाने में अक्षम है। ये तो हम लोग निकाल दिया, आपके पेट से तो सब पदार्थ बाहर निकल गया, लेकिन कहां पे चावल है, कहां पर दाल है, कहां पे सब्जी है, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन इतना तो तय हो गया कि ये चीज बाहर निकलते हैं। तो ठोस, द्रव और मोल्टेन, ये तीनों ही अवस्थाएं पृथ्वी के अंदर हैं, जो सत्य है। लेकिन कहां पर क्या है यहां साबित करेगा आपको हमारा भूकंप। देखिए, भूकंप एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी का कोई भाग कंपित होता है। और आपसे कोई भूकंप का परिभाषा पूछे तो आप यही बता सकते हैं कि जब किसी ज्ञात अज्ञात बाह्य या आंतरिक बलों द्वारा जब पृथ्वी के किसी भाग में कंपन पैदा होती है तो उसे भूकंप कहा जाता है। यह तो भूकंप की परिभाषा है। लेकिन हमको भूकंप यहां पर नहीं पढ़ना है, हमको ध्यान देना है कि आखिर भूकंप से किस प्रकार हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग कैसे जानेंगे, इसमें भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग तरंग सर्वाधिक
मान्य सिद्धांत प्रस्तुत करती है, सिद्धांत प्रस्तुत करती है। अब देखिए कैसे, भूकंप की जब उत्पत्ति होती है तो फोकस से होता है। और एक सामान्य फिगर देखा जाए यहां पर, तो पृथ्वी के अंदर भूकंप की उत्पत्ति एक फोकस से होती है, जिसे हम लोग भूकंप मूल कहते हैं। और सबसे पहले जहां भूकंपीय तरंगे धरती को पहुंचती है उसे ईपी सेंटर ई या अधिकेंद्र कहते हैं। अब फोकस से, भूकंप के फोकस से तरंगे बाहर को निकलती हैं। जो सबसे पहले तरंगे बाहर निकलती उसका नाम दिया गया है पी, प्राइमरी वेव्स। और इसके बाद जो तरंगे निकलती है उसे कहा गया है सेकेंडरी वेव्स या एस। और लास्ट में जो तरंग उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं एल तरंगे, जो पृथ्वी के ऊपरी भागों में चलती है, जो पृथ्वी के ऊपरी भागों में चलती है, इसे हम लोग कहते हैं एल तरंगे। ध्यान रखा जाए यह तीनों तरंगों की विशेषता क्या है। अब देखिए, पी तरंगे जो हैं, यहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। पी तरंगों का जो चाल होता है अधिकतम होता है ठोस में, अधिकतम ठोस में, और न्यूनतम जो होता है द्रव में, और जो मध्यम होता है वो होता है मोल्टेन में। अब इसी पी तरंगे जो हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचती है। देखिए यहां से एफ से अगर पी तरंगे बाहर निकली हैं तो यह पी तरंगे नीचे भी आएंगे, और एक फिगर आपको और हम बड़ा दिखाएंगे। जैसे ही यह आउटर कोर में पहुंचती इसकी गति कम हो जाती है। आउटर कोर में जब यह पहुंचती है तो इसकी गति कम हो जाती है, और फिर इनर कोर में इसकी गति तेज हो जाती है, और फिर आउटर कोर में कम हो जाती है और बाहर तेजी से निकल जाती है। पी तरंग अलग से फिर आपको फिगर समझ लीजिए। फिर एस तरंगे यहां से 2900 किलोमीटर गहराई से बाहर निकल जाती है। जो एस तरंगे हैं वो पृथ्वी के इनर कोर और आउटर कोर में प्रवेश नहीं करती हैं। मतलब कि 2900 किलोमीटर की गहराई से क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। इससे साबित होता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा भाग है जहां एस तरंगे नहीं चल पाती। अब देखिए, पी तरंगों का चल अधिकतम ठोस में होता है, न्यूनतम द्रव में, और मध्यम मोल्टेन, माने ये सभी माध्यम में चलती है, सभी माध्यम में। एस तरंगों को देखा जाए, जो एस तरंगे हैं इसका चाल मध्यम होता है, पी के से कम होता है, मध्यम। यह मोल्टेन और ठोस में ही चल पाती है, ठोस में, द्रव एवं गैस में नहीं चल पाती, द्रव एवं गैस में नहीं चल पाती। अब इससे क्या आपको साफ हो रहा है कि जो एस तरंगे हैं यह मोल्टेन अवस्था और ठोस में चलती है। तो ऊपरी भाग तो हमारा ठोस है, और हमारा 29 तक भाग क्या है, मोल्टेन है, माना न द्रव है न गैस है। तो इस भाग में तो चलेगी, लेकिन जो ही 2900 के नीचे 5100 तक जो हमारा आउटर कोर है वहां नहीं पहुंचती। इसका मतलब वहां या तो द्रव है या गैस है। तो इस आधार पर कहा गया है कि पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो तरल और गैसीय है, तो इसलिए यहां पर यह पहुंच नहीं पाती। एल तरंगे पृथ्वी के अंतरतम के बारे में जानकारी नहीं देती, क्योंकि यह सिर्फ ऊपरी भागों में चलती है। आपसे अगर प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सी तरंगे हैं जो पृथ्वी के अंदरूनी भागों में अंतरतम में क्या है उसके बारे में सटीक जानकारी देती है, तो वो हो जाएगा पी तरंगे। क्योंकि पी तरंगे ऊपरी भाग से लेकर के और कोर तक गति करती है। इसको हम लोग नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, अच्छी तरह समझेंगे हम लोग।
अगर यहां पर फोकस से सबसे पहले पी तरंगे ऊपर की ओर चलती है, ईपी सेंटर पर ये पी तरंगे, तो मतलब कि इस फोकस से पी इधर भी जाएगा, पी इधर भी जाएगा, सबसे पहले पहुंचा ई पर, इसे वो लोग बोल दिए ईपी सेंटर प्राइमरी तरंगे। इधर गलती है, थोड़ा सा एक बार ध्यान देना होगा। ये आपका पी वेव्स है, ये भी आपका पी वेव्स है, और ये भी आपका पी वेव्स है। इसके बाद आप देखें एस वेव्स, एस है, एस है। फिर आपको जो पी वेव्स हैं वो इस भाग तक भी आएगा, और यहां यह तिरछा हो जाएगा, बीच में सीधा हो जाएगा, फिर तिरछा मतलब इसकी चाल कम हो जाएगी, और फिर यह सीधा हो जाएगा। ये सब पी वेव्स है। एस वेव्स देखें आप, एस वेव्स जो है ये भी एस है, यह 2900 किलोमीटर गहरा है, 2900। ये है आउटर कोर, इसको लोग बोलते हैं बाह्य कोर, और यह है इनर कोर। देखिए हमको एल तरंगों से यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि एल तरंगे जो हमारी चलती है वो सिर्फ सतह पे चलती है। पृथ्वी गहराई में सिर्फ एक ही तरंग जो कोर्स गुजर रही है, आप देख रहे हैं पी है। पी का जो वेग मैंने सबसे पहले बता दिया था कि पी का वेग जो होता है सबसे अधिक ठोस में होता है और भारी चट्टानों में होता है। तो पी का यहां सीधा चलना, तो मतलब इसे साबित होता है कि इस भाग में 2900 तक पी की जो चाल है अधिकतम से सामान्य है, अधिकतम से सामान्य है। ये सारा भाग क्या है? ठोस है। इस तरंगे जो होते हैं वो द्रव में नहीं चलती है, तो इसका मतलब कि जो बाह्य कोर है किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। यह भाग ठोस अवस्था में, यह भाग मोल्टेन अवस्था, मतलब कि लगभग ठोस अवस्था में। यह है लगभग ठोस, लगभग ठोस, और यह भाग पुनः ठोस अवस्था में। तो कहने का मतलब है कि जो भूकंपीय तरंगे भूकंपीय तरंगे पी, एस और एल हैं। तो पी से वास्तविक जानकारी होती है, वास्तविक जानकारी पी से। एस बताता है कि कहां पर तरल है, और पी अंतरतम या आंतरिक कोर
कोर की दशा को भी साबित करता है। मतलब पृथ्वी के अंतरतम के बारे में जानकारी हमारा पी और एफ तरंगों द्वारा होता है। अब यहां पर एक ध्यान देने योग्य और बात है कि इस जगह पर, इस अवस्था में अगर पी तरंगे थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, पी का वेग कम हो जा रहा है, और पुनः इनर कोर में सीधी चलने का मतलब कि पी का वेग क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए स्पष्ट है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग जो है वह ठोस है, मध्यवर्ती भाग है वो मोल्टेन है, कोर का दो भाग जो आउटर कोर है वो द्रव अवस्था में है, और इनर कोर अधिकतम दबाव के कारण और भार के कारण ठोस अवस्था में हो चुका है। इसे हम लोग एक और फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा है 6371, 6371 किलोमीटर। यहां पर है 5100, यहां पर है 2900, यह लगभग है 300 पर, यहां पर आते हैं 700। अब देखिए, अब इसमें आपसे पूछे कौन भाग किस अवस्था में है। देखिए जो अंतरतम भाग है यह है ठोस अवस्था में, यह है तरल अवस्था में, और लगभग 700 के बाद मोल्टेन प्लास्टिक अवस्था, यहां भी मोल्टेन अवस्था में ही है, और यह है ठोस अवस्था। अगर इसको हम लोग नाम लेकर के बांटे तो इसका एक और फिगर देखिए। इसको हम लोग 3 संकेंद्रीय वलय पेटियों में बांटेंगे, जो चर्चा भी आगे और करेंगे। इसका नाम है ऊपरी भाग का क्रस्ट, यह क्रस्ट है, यह है मेंटल, और यह है कोर। अब सबको सबके दो दो भाग हैं, सबके दो दो भाग हैं, क्रस्ट के 2 भाग हैं, मेंटल के 2 भाग हैं, और कोर के 2 भाग हैं। ऊपर वाले का नाम हो जाएगा ऊपरी पपड़ी, चाहे अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट। नीचे हो जाएगा लोअर क्रस्ट, यहां हो जाएगा अपर मेंटल, ये हो जाएगा लोअर मेंटल, ये हो जाएगा आउटर कोर, और ये हो जाएगा इनर कोर। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी को यह भाग जो है क्रस्ट है, यह भाग जो है मेंटल है, और यह भाग जो है कोर है। अब इन सभी चीजों को जिसमें डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5 डिसकंटिन्यूटियां हैं। मतलब कि 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो असंतत हैं, 2 लेयरों को मिलाती हैं, तो इनका अलग अलग नाम दिया गया है। इसका सबसे ऊपर वाले का नाम है कोनराड, इसका नाम है 1 नंबर का कोनराड, कोनराड। इसका नाम है मोहो, चाहे मोहोरो विशेषिक, इसका नाम है रिपेटी, इसका नाम है गुटेनबर्ग, और इसका नाम है लेहमैन। तो पृथ्वी के अंदर यहां 5 डिसकंटिन्यूटियां पाई जाती हैं अंतरतम के अनुसार। मतलब कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या है, कोनराड। लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में क्या है, मोहोरो विशेषिक। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में क्या है, रिपेटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में क्या है, तो लेहमैन।
ये 5 असंतत भी पृथ्वी के अंतरतम में अलग अलग लेयरों को डिवाइड करते हैं, बताते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं कि इन लेयरों में है क्या। तो सबसे पहले ये जो भाग, दो ऊपरी भाग क्रस्ट किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। मेंटल किस अवस्था में है? तो यहां लगभग ठोस है। कोर में दो भाग बढ़ जाते हैं। कोर में जैसे मैंने बताया कि आपको आउटर कोर तरल में है, तो जो आउटर कोर है वो तरल है और जो इनर कोर है वो ठोस है। तो इसलिए पृथ्वी के अंदरूनी भाग में अंतरतम में कहा क्या है, यहां तक बिल्कुल आपको स्पष्ट हो चुका है भूकंपीय तरंगों की मदद से। अब हम लोग इसमें और आगे आते हैं। देखिए, महाद्वीपों की रचना के बारे में सबसे पहले स्वेस ने मत दिया था। सॉरी, पृथ्वी के अंतरतम के बारे में सबसे पहले जानकारी स्वेस ने दिया था। स्वेस ने कहा था कि पृथ्वी को हम लोग 3 संकेंद्रीय वलय पेटियों में बांटते हैं। उसने पहले वाला का नाम दिया सियाल, दूसरा का नाम दिया सीमा और तीसरा का नाम दिया निफ है। अब देखिए, जो सियाल है वह सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। किससे बना है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है। सीमा जो है यह भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। और निफे है निकेल और फेरस से भारी धातुओं से बना है। अब इसका डेंसिटी देखिए, सियाल का जो डेंसिटी है वो 2.9 है और इसकी गहराई 50 से 30 किलोमीटर तक और कहीं कहीं 100 किलोमीटर भी मानी जाती है। सीमा, इसका घनत्व माना गया 2.9 से 4.7 और 1000 से 2300 की गहराई मानी, स्वेस ने मानी। और नीफे, नीफे जो है इसका अधिकतम 6800 लेकिन वर्तमान में 6371 किलोमीटर ही इसका गहराई मानी जाती है। लेकिन कहीं कहीं नए किताबों में आपको 6800 मिल जाएंगे। ये माना जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग की ऊंचाई बढ़ी है, लेकिन 6371 एनसीईआरटी लिखता है। तो मतलब कि पृथ्वी के अंतरतम को सबसे पहले स्वेस ने सियाल, सीमा और निफे बांटा। इसने कहा इसको कि यह ठोस है, इसको कहा कि द्रव है और इसको कहा कि गैसीय अवस्था में। यह स्वेस का विचार था, लेकिन वर्तमान समय विचार मान्य नहीं है। इसके पहले जो हम लोगों ने बताया था वही बात सत्य है। तो स्वेस ने पृथ्वी को 3 संकेंद्रीय वलय पेटियों में बांटा, सियाल, सीमा और निफे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक जो सटीक जानकारी देता है वो देता है भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग ही बता देता है कि कहां पर ठोस है, कहां पर द्रव है और कहां पर गैसीय अवस्था है। तो एक तरफ पुनः हम दोहरा दें कि भूकंपीय तरंगों की मदद से ज्ञात हो चुका है कि पृथ्वी का ऊपरी बाह्य पपड़ी जो क्रस्ट है वह ठोस है। जो पृथ्वी का मध्यम भाग जो मेंटल है वो लगभग ठोस है। पृथ्वी का आउटर कोर वह द्रव और गैसीय अवस्था में है और पृथ्वी का इनर कोर ठोस अवस्था में। यह भूकंपीय तरंग से पता चल चुका है। देखिए, यहां पर भी कुछ बातें देखिए। यह है एथनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर से बोलते हैं, सॉरी लिथोस्फीयर, जो चट्टान मंडल है। ये हमारा चट्टान मंडल है, जो ऊपरी भाग है चट्टान मंडल है। इसके बाद है मेसोस्फीयर, इस भाग को हम लोग कहते हैं मेसोस्फीयर। और स्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल है, यहाँ चट्टानें क्या हो जाती है, पिघल जाती है। आउटर कोर 2900 पर और इनर कोर 5100 से 6371। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी को अगर देखा जाए तो 3 भागों में बटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो आपको 2900 से लेकर के 6371 तक क्या है, कोर है। मेंटल आपको यहां से यहां तक है और ये आपका क्रस्ट। क्रस्ट के हम लोग 2 भाग बांटे, मेंटल के 2 भाग बांटे और कोर के भी हम लोग 2 भाग बांटे थे। तो इस तरह से पृथ्वी को कई हम लोग फिगरों में देख सकते हैं। देखिए, यहां पर समझाया गया है आपको। देखिए, बीच वाला भाग क्या है, इनर कोर है। इस बीच वाले भाग को क्या हम कह सकते हैं, यह इनर कोर है। और देखने में एक मतलब कि केंद्रीय नाभिक भाग दिखाई पड़ रहा है जो ठोस अवस्था में। इसके बाद आउटर कोर जो देख रहे हैं वो पिघला अवस्था में है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं यह ठोस है, यह द्रव है। और यहां पर देखिए अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है, ये दोनों ही मिला के मोल्टेन है, माना प्लास्टिक अवस्था।
और ये जो क्रस्ट देख रहे हैं यहाँ किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। तो पृथ्वी की अंतरतम के बारे में अगर आपको जानकारी स्पष्ट चाहिए तो पूरा पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मेंस लिखने के फिर हमने आपको बताया कि कैसे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे वहीं से कि पृथ्वी के अंतरतम के बारे में कहां से कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों के गहन चर्चा करेंगे। उसके बाद ज्वालामुखी का फिगर बना के और भूकंपीय तरंगे बना करके पी और एस तरंग बना में लिखेंगे तो हमको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यही कहा जा सकता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी के अंदर विशेष स्थानों पर विशेष अवस्था में चट्टानें पाई जाती हैं। एक बार फिर दोहरा दूं आपको कि पृथ्वी को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट हमारा ठोस अवस्था में है, मेंटल हमारा मोल्टेन या प्लास्टिक अवस्था में है। कोर के 2 भाग हैं, आउटर कोर तरल अवस्था में और इनर कोर ठोस अवस्था में। आप सवाल पूछ सकते हैं कि इनर कोर ठोस अवस्था में कैसे है और आउटर कोर द्रव अवस्था में कैसे है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आउटर कोर से अधिक दाब और भार है इनर कोर पर, जबकि इनर कोर की तुलना में आउटर कोर पर भार और दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वहां पे चट्टानें ठोस होने के बजाय वो पिघली अवस्था में ही रह जाती है, इसलिए वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन उस अवस्था में आउटर कोर में जहां कहीं भी रेडियो एक्टिव पदार्थ पाई जाती हैं और उसमें विस्फोट हो जाता है तो अधिक ऊष्माकरण कभी वहां गैस का भी निर्माण हो जाता है और बबल्स बन जाते हैं और उस बबल्स में हमारा गैस भर जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको एक सुस्पष्ट जानकारी दी गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।